नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूएसएन न्यूज़। नागपुर शहर की कई पहचान है और एक पहचान ये भी है कि नागपुर मेट्रो अब फर्राटे से दौड़ रही है। न केवल दौड़ रही है बल्कि धीरे धीरे अपने लक्ष्य को वो अचीव भी कर रही है। और सबसे ख़ास ये है कि जो राज्य भर में जो मेट्रो की परियोजनाएं संचालित है उसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में ही स्थित है और नागपुर से ही कहीं ना कहीं ये जो पूरा कामकाज है महामेट्रो का वो चलता है। तो नागपुर मेट्रो के लिए या राज्य भर की जो अन्य मेट्रो परियोजनाएं हैं उनके लिए महामेट्रो किस तरीके से सोच रखती है, वो किस तरीके से विकसित हो रही है, इसी पर इस इंटरव्यू में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल कोकाटे सर। आप डायरेक्टर हैं महामेट्रो के स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग डिवीज़न के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि पहले जब मेट्रो शुरू होती मेट्रो की परियोजना नागपुर में शुरू हो रही थी या उसे जब अनाउंस किया गया था तो बहुत तरह के शकों और शुकवा थे, लेकिन अब जिस स्थिति में मेट्रो को देखा जा रहा है तो उसमें वो जो धारणाएं बनाई गई थी पूर्व की वो अब बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो किस तरीके से जो है मेट्रो का कामकाज शुरू है महामेट्रो का और नागपुर मेट्रो का, इसके बारे में आप पहले ब्रीफ कर दीजिए, फिर उसके बाद में हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जी जी दिवेश जी, जैसे आपने अभी शुरू में ही कहा कि पहले काफ़ी ये चीज़ें बोली जाती थी, तो पहले हमें जो जाना पड़ता था पब्लिक में तो व्हाई मेट्रो के सवाल का जवाब देना पड़ता था। अभी वेयर मेट्रो वाली चीज़ें हमारे हमसे इंक्वायरी हो रही है कि हमारी तरफ मेट्रो कब आएगी और इस तरफ कैसे बढ़ेगी मेट्रो का नेटवर्क। इतना मेट्रो को नागपुर ने एक्सेप्ट कर लिया है और जो एक थोड़ा सा डाउट आता था तो अब वो डाउट नहीं रह गया है। वो मैं नागपुर वासियों को, दर्शकों को बता दूं कि अभी हमने जो है 1 लाख की राइडरशिप पार कर ली है। तो रोज़ाना जो है नागपुर वासी जो है 1 लाख लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कि 30 लाख के शहर में हमने 1 लाख की अचीवमेंट कर ली है फर्स्ट फेज़ में ही, और सेकंड फेज़ हमारा अभी शुरू हो गया है। फेज़ 2 भी आ गया है जो इसी 40 किलोमीटर के जो 40 किलोमीटर का हमारा जो नेटवर्क था इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं हम। तो एक 44 किलोमीटर का नेटवर्क आगे बढ़ रहा है जो हमारा कन्हान तक जा रहा है उत्तर नागपुर की तरफ। इधर पूर्व नागपुर की तरफ हमारा जा रहा है ट्रांसपोर्ट नगर कापसी तक, और इस तरफ हमारा बूटीबुरी MIDC को हम टच कर रहे हैं, अंदर तक जा रहे हैं। और हिंगना तरफ जो है हम हिंगना PSC तक हमारा लास्ट स्टेशन है। तो नागपुर का जो पेरिफेरल एरिया जो है वो भी हम अब पूरा कवर कर रहे हैं महामेट्रो के ये फेज़ 2 में। और महामेट्रो की अगर बात करें तो महामेट्रो में नागपुर मेट्रो का एक प्रोजेक्ट है, पूना मेट्रो चल रहा है जो अभी लास्ट स्टेज जो है 3-4 किलोमीटर का, अभी एक फाइनल उद्घाटन उसका ये नेक्स्ट वीक में होने वाला है, नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली। तो फेज़ 1 भी पूना मेट्रो का कंप्लीट होने जा रहा है, वहाँ का भी एक्सटेंशन आ गया है। तो वहाँ पे एक एक्सटेंशन हमें सैंक्शन हुआ है और आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट महामेट्रो में आ रहे हैं। और महामेट्रो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है इन राइडरशिप ऑल्सो, और बाकी भी जो हमारे रेवेन्यूज़ है उस रेवेन्यूज़ में हम काफ़ी आगे जा रहे हैं। आपके पास में महामेट्रो की एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं महामेट्रो को लाभ दिलाना, ये बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास में। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का जो सेगमेंट है उसको आप संभालते हैं, तो उस दिशा में किस तरीके से महामेट्रो बढ़ रही है, नागपुर में किस तरीके से काम हो रहा है? क्योंकि एक तो रेवेन्यू हो गया जो फेयर बॉक्स से आए और एक रेवेन्यू है जो नॉन फेयर बॉक्स से आए। तो जब शुरुआत में मेट्रो की अवधारणा नागपुर में एक तरीके से लागू हुई और उस पर काम शुरू हुआ तो एक बड़ा ये जो बात कही जा रही थी कि नॉन फेयर बॉक्स से जो है बड़े पैमाने पर महामेट्रो रेवेन्यू एकत्रित करेगी, जनरेट करेगी, नागपुर मेट्रो जनरेट करेगी। तो उस दिशा में किस तरीके से बढ़ा जा रहा है? जी, तो महामेट्रो में मेरा जो रोल है ये इनफैक्ट फेयर बॉक्स और नॉन फेयर बॉक्स दोनों के रेवेन्यू जनरेशन में है। नॉन फेयर में तो मेरा डायरेक्ट ही इन्वॉल्वमेंट है। फेयर बॉक्स में भी मेरी तरफ मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन ये जो डिपार्टमेंट हमने सेपरेट बनाया है जिससे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो में आए, राइडरशिप बढ़े, इसके लिए जो फैसिलिटेशन करना है वो सारे काम हम इस MMI डिपार्टमेंट से करते हैं। तो जो मैंने शुरू में कहा कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम मुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये दोनों रेवेन्यू का बड़ा अहम रोल है। तो पहले अगर मैं फेयर बॉक्स की अगर बात करूँ तो जैसे मैंने बताया आपको कि 1 लाख तो हमारी राइडरशिप हो गई है यहाँ की, नागपुर की, पूना की भी हमारी 1,40,000 तक अभी डेली चल रही है। तो इससे हमारा एक फेयर बॉक्स रेवेन्यू जो बढ़ रहा है, इसमें जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो है मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन कि
मेट्रो में लोग ज़्यादा से ज़्यादा चले, इसके लिए मेट्रो में जो फीडर सर्विसेज है, मेट्रो की तरफ लोग आए, उसके लिए जो अलग अलग फीडर है, लाइक एनएमसी के बसेस हो गई, ऑटो रिक्शास हो गए, ई रिक्शास हो गए, ये सारे जो स्टेशन पे आने के जो मीन्स है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो इस एंगल में हम काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। एनएमसी के कई सारे बसेस का हमने रूट रैशनलाइजेशन किया है, कई सारे इंस्टीट्यूट के साथ बात करके हमने वहाँ पे नई बसेस लगवाने का प्रस्ताव रखा है, जो एनएमसी ने एक्सेप्ट किया, और एनएमसी इसमें हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रही है। तो हमने मिहान, हिंगना, लोकमान्य नगर, इस एरिया में काफ़ी बसेस बढ़ा दी है। अभी हम सिम्बोसिस में हम 18 तारीख को नई बसेस लगाने का हमने रिक्वेस्ट करी थी एनएमसी को, जो उन्होंने एक्सेप्ट करके 18 तारीख को वहाँ से शुरू हो रही है। तो ऐसे बड़े बड़े जो हमारे कैचमेंट एरिया है, हम ये मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के एफर्ट से जोड़ रहे हैं। इसमें हमने शेयरिंग ऑटो का प्रस्ताव रखा था ऑटो यूनियन से, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो हमारे शेयरिंग ऑटो अभी कई सारे स्टेशंस में लग गए, हमने उनको जगह वहाँ पे मुहैया कराई है। ई रिक्शाज हमने कई जगह पे रखे, हमने स्टेशंस पे, उनके साथ कंपनियों के साथ एमओयू करके। तो ये सारी चीज़ों से हम ज़्यादा से ज़्यादा राइडरशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एफर्ट दिख भी रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो इससे हमारा फेयर बॉक्स रेवेन्यू काफ़ी बढ़ रहा है। बट क्या होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सिर्फ फेयर बॉक्स पे सस्टेनेबल नहीं रहती। तो शुरू से ही प्लानिंग करना पड़ता है कि उस सिस्टम में नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू का प्रोविज़न करके रखा जाए, उसके लिए प्लानिंग करके रखा जाए। तो फॉर्चुनेटली महा मेट्रो ने ये शुरू से प्लानिंग रखा है सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। नागपुर, पुणे और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है उनके लिए भी यही पॉलिसी हमारी रही है। तो हमने नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है 40 से 50% पूरे रेवेन्यू में, क्योंकि 50% या 60% ही रेवेन्यू फेयर बॉक्स से आ पाएगा, जो खर्चे को एडजस्ट करेगा। बिकॉज हमें लोन और ये सारी ईएमआई ये सब देनी है मेंटेनेंस के साथ साथ। तो नॉन फेयर बॉक्स का अहम रोल उसमें रखा है, और 40 से 50% तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी 50% तक की दी है। तो उसके तहत हमने काफ़ी एफर्ट किए हैं। कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे अच्छे ये निर्णय लिए शुरू में ही, 14-15 से जब ये स्टार्ट हुआ तभी जो जीआर निकले उसमें कुछ चीज़ों का अंतर्भाव किया गया। 17-18 में वो काफ़ी इम्प्लीमेंट हुए। गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव लिए, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी सेस जो है वो मेट्रो के लिए रिजर्व रखा कि लोन जो है, लोन की रिपेमेंट की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की आ जाती है कहीं ना कहीं बाद में। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसी में प्रोविज़न रख दिया गया स्टैम्प ड्यूटी का। देन एक सबसे बड़ा अहम रोल रहता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का। कोई भी ट्रांजिट सिस्टम जब चलती है जी, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसके अराउंड डेवलपमेंट हो, ये प्लानर्स का, अर्बन प्लानर का एक कंसेप्ट रहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सिस्टम से चले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। क्योंकि अर्बन ट्रांसपोर्ट में और अर्बन प्लानिंग में यही एक कंसेप्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करे। आप देख ही रहे सब कंजेशन, जाम वगैरह सब जब हम देखते हैं, तो इसी के लिए सब ये अर्बन प्लानिंग रहता है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले। तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ चल रही है उसी के अराउंड डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो, डेंसिफाई हो। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था कि एक टीओडी कंसेप्ट लाया था कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के तहत मेट्रो सिस्टम के 500 मीटर आइदर साइड 4 का एफएसआई किया जाए। तो नागपुर में किया गया, पुणे में भी किया गया, और ये 4 के एफएसआई से वहाँ डेंसिफिकेशन हो रहा है। और वो 4 का एफएसआई हो रहा, तो उससे प्लानिंग अथॉरिटीज़ को इनकम भी ज़्यादा हो रहा है। तो मेट्रो को भी उसमें से 50% इनकम, चूँकि मेट्रो में जो इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगी है तो उसी की वजह से ये डेवलपमेंट भी हो रही है। तो वो रीपेमेंट मेट्रो का इस तरीके से हो कि मेट्रो की वजह से जो एंसिलरी डेवलपमेंट हुई है, इंसिडेंटल डेवलपमेंट हुई है, तो मेट्रो की कैपिटल उससे निकले। तो 50% टीओडी में शेयर मेट्रो का रखा गया है अलॉन्ग विथ एनएमसी एंड एनआईटी। तो वो एक इनकम का जरिया, नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू में 2 इनकम के जरिए स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छे से डिफाइन करके रखे। और ये बताने के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि ये यूनिक कंसेप्ट सिर्फ महाराष्ट्र में लागू हुआ है। जो बाकी स्टेट में भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी वहाँ के राज्य सरकारें हमसे इनपुट ले रही है और वो कर भी रहे तैयारी। तो एक अच्छा सा एक इनिशिएटिव यहाँ पे हुआ, वो एक अच्छा
सस्टेनेबल सोर्स हो गया है महा मेट्रो के लिए। साथ में जो बाकी कन्वेंशनल सोर्सेस है नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू के, वो हम एक अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे अहम रोल आता है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का। तो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट दो तरीके की है जी। एक तो जो स्टैंड अलोन प्लॉट्स जो महा मेट्रो को मिले हैं पार्किंग और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए, तो हमने क्या किया कि उसको पार्किंग भी डेवलप करी उसमें, ताकि जो एडजेसेंट स्टेशंस है उसके बाजू में मोस्टली मिले हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, राइडरशिप बढ़े। क्योंकि अल्टीमेट एम जो रहता है किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए, तो उसके लिए जो फैसिलिटेशन करे वो ज़्यादा हो ताकि लोग उसमें अट्रैक्ट हो। तो उसमें एक ये पार्किंग एरिया भी डेवलप करना, उसके साथ फिर वो जगह जो है उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करके साथ ही में नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू बढ़ाना। तो एज ऑफ नाउ अगर महा मेट्रो की बात करते हैं तो नागपुर और पुणे जो दो प्रोजेक्ट्स अभी ऑपरेशनल है, उसमें दोनों में नागपुर में 60 से 70 लाख स्क्वायर फीट एफएसआई एरिया का जो है पोटेंशियल है अलग अलग जगह पे जो हमारी प्लॉट्स है। और यही पुणे में जो है 1.25 करोड़ के करीब हमारा स्क्वायर फीट एरिया पोटेंशियल है एफएसआई एरिया। तो ये पूरा मतलब 2 करोड़ के करीब का जो ये एरिया है ये हम टैप करने जा रहे हैं। इसको लैंड मोनेटाइजेशन हम बोल रहे हैं, वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग इसको बोलते हैं कि उसके तहत हम ये कैसे मेट्रो को फाइनेंस करें। तो ये लैंड मोनेटाइजेशन हमारा हो रहा है। तो अगर नागपुर की बात करें तो दो अहम जगह हमारी सक्सेसफुली टेंडर आउट होके हमें उसमें क्लाइंट मिले हैं। तो दो अहम जगह जो है, एक जो है एयरपोर्ट जो मेट्रो स्टेशन है उसका जो एडजेसेंट प्लॉट था हमारा, 28,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, उसमें 1 लाख स्क्वायर फीट का पोटेंशियल है। वो शुरू हो गया है। वहाँ पे जो हमारे क्लाइंट है उन्होंने वहाँ पे मोस्टली होटल इंडस्ट्री डालने का प्लान किया है। तो हिल्टन वगैरह जो ग्रुप है उनके साथ उनकी बात चल रही है। अभी तक दो फ्लोर ऊपर आ भी चुके हैं। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल में वहाँ पे एक प्रॉपर होटल या इसी तरीके का कमर्शियल एंटिटी शुरू हो जाएगी। सेकंड हमारा हुआ है जो पटवर्धन ग्राउंड जो अपन बोलते थे यशवंत स्टेडियम के सामने, तो वो भी एक हमारा 1 लाख स्क्वायर फीट के करीब जगह थी। वहाँ पे भी कम से कम 3-4 लाख स्क्वायर फीट एरिया का पोटेंशियल हमारा वहाँ पे है। वो भी हमारा सक्सेसफुली टेंडर आउट हो गया है। और वहाँ पे भी हॉस्पिटल हो या कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, ये सारी चीज़ों का एक कंबाइन प्लान आने का वहाँ पे प्लान है। तो ऐसे दो हमारे सक्सेसफुली टेंडर आउट हो चुके हैं, जिससे अहम रेवेन्यू महा मेट्रो को शुरू हो गया है। साथ ही में हमारे 2 बड़े प्लॉट है, एक मिहान में है जिसमें हमारा फेज़ 2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी। तो डेपो जो मिहान डेपो जो बोलते हैं, वहाँ पे हमारी 20 से 25 एकड़ जगह है जो हम ऐसे कमर्शियली टैप करने जा रहे हैं। सिमिलरली हमारा जो हिंगना डेपो है वहाँ पे भी हमारी 25 से 30 एकड़ की जगह है, उसको को भी हम ऐसे ही कमर्शियली टैप करने जा रहे हैं। और साथ में हमारे स्टैंड अलोन प्लॉट्स है। झिरुमाइल का एक आपने कई दिनों से देखा है, जहाँ पे हमें एक छोटी सी स्ट्रिप हमें साइड में लेनी है। वो लेने के बाद वहाँ पे एक सक्सेसफुल प्लान बनने जा रहा है। तो जहाँ पे आगे में एक 15 फ्लोर का ऊपर का पोटेंशियल जो है झिरुमाइल स्टेशन के ऊपर का वो टैप होगा। तो वहाँ पे होटल इंडस्ट्री वगैरह आ सकती है। सिमिलरली कस्तूरचंद पार्क है जहाँ पे हमने पार्किंग 2 फ्लोर की पार्किंग वगैरह हमने बना ली है, 2-3 फ्लोर की। जो कोई क्लाइंट लेंगे तो उनको रेडीमेड अवेलेबल है। वहाँ पे भी हमारा एक 2 लाख स्क्वायर फीट के करीब का पोटेंशियल ऑलरेडी बना हुआ है। ऐसे जो हमारे प्लॉट्स है इसमें महा मेट्रो को एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मिलने जा रहा है। तो अभी ये जो 7-8 प्लॉट है हमारे, उसमें से 2 हमारे चले गए हैं। अब ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जो है ये कोई एक दिन में होती नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी होती है। तो और ये 80 साल 100 साल का प्रोजेक्ट है। तो अभी तो हम सिर्फ 5वें साल में वगैरह है। तो ये 5 साल में ही हम 2 प्लॉट हम निकाल चुके हैं 7-8 प्लॉट में से। तो पक्का हमारा फेज़ 2 कंप्लीट होते होते हमारे बाकी प्लॉट भी निकल जाएंगे, जिससे एक सस्टेनेबल रेवेन्यू हमारा नॉन फेयर बॉक्स के लिए शुरू हो जाएगा। और आज भी जो हमारे अदर रेवेन्यू सोर्सेस है उससे जो नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू आ रहा प्लस फेयर बॉक्स भी आ रहा, इससे हम आज ऑपरेशनल प्रॉफिट में हैं। तो एज ए होल अगर ये सिस्टम देखते हैं तो 100% ये फायदे वाली ट्रांजिट सिस्टम हो गई है। तो बाकी हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस है, हमारा ट्रेन रैपिंग का एक अच्छा सिस्टम है। एज ऑफ नो LIC और छत्तीसगढ़ टूरिज़्म का
जो एडवर्टाइजमेंट है हमारे 2 ट्रेनों पे चल रहा है, ट्रेन रैप होके जो स्टेशनों में घूमती है। ऐसे हमारे पूरे 23 ट्रेन में से हमने 16 ट्रेनों का टेंडर निकाला था, तो पूरा 16 ट्रेन का टेंडर हमारा सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है। 1 करोड़ 10 लाख का अमाउंट जो है हमें ईयरली ऑन इंक्रीजिंग टर्म्स अब ये पूरे 16 ट्रेन से मिलने वाला है। तो हमारी ट्रेन पूरी चली गई है। हमारे स्टेशंस के को ब्रांडिंग रहते हैं, तो एज ऑफ नो हमारे 3 से 4 स्टेशन गए हैं। एक प्लास्टो ने लिया है, छत्रपति स्टेशन जो है, एक ग्लोकल ने लिया है, सीताबर्डी स्टेशन, LIC ने लिया है, LIC स्क्वायर, जो LIC स्क्वायर पहले काफ़ी नागपुर में फेमस था, प्रसिद्ध था। तो लेकिन अभी हुआ क्या कि हमारा कस्तूरचंद पार्क स्टेशन आने की वजह से उसका नाम जो है कस्तूरचंद पार्क स्टेशन से वो स्क्वायर ज़्यादा मतलब पब्लिसाइज हो गया। और ऊपर से अभी वहाँ पे डबल डेकर लैंड हो रहा है। तो पहले ऐसा था कि अब मैं भी नागपुर का ही हूँ, अब नागपुर के, तो हम जानते हैं कि LIC स्क्वायर यहाँ पे सब जगह से लोग आते थे, रेलवे स्टेशन से आते थे, सदर से आते थे, नॉर्थ नागपुर से आते थे, वहाँ पे सबसे बड़ा ऑटो स्टैंड हुआ करता था। अब हुआ ये कि वहीं पे आपका फ्लाईओवर लैंड हो रहा है, तो वहीं से पब्लिक चढ़ेगी। कई सारे ट्रांजिट सिस्टम, पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम आ गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गए हैं, मेट्रो से लेकर फ्लाईओवर बन चुका है। तो नेचुरली वहाँ का जो LIC स्क्वायर का पहले वाला जो इम्पोर्टेंस था वो थोड़ा कम हुआ। तो उसी तहत हमारी LIC से बात हुई कि LIC का नाम यहाँ से जाए ना, उनको भी लगा। तो ये अप्रोच आप लोगों ने किया? हमने अच्छा, आप लोगों ने खुद किया? हमने उनको समझाया कि देखिए आपका ये स्क्वायर का जो है इम्पोर्टेंस कम होते जा रहा है, और LIC का नागपुर की हिस्ट्री में एक अहम भूमिका है LIC स्क्वायर की, तो वो जाए ना आपका। तो ये ऑप्शन एक है, अच्छा है, जो हम अदरवाइज भी सब जगह पोस्ट करते हैं। तो उन्होंने तुरंत, उनको ये आइडिया क्लिक हुई, उन्होंने तुरंत इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। तो कस्तूरचंद पार्क की अभी सेमी नेमिंग जो है LIC के नाम पे, अब वो LIC कस्तूरचंद पार्क LIC स्टेशन करके हो गया है। साथ में उन्होंने एक ट्रेन भी ली, अच्छा, ताकि वो एक ब्रांडिंग चलती रहे। तो ऐसे हम आइडियाज लोगों की तरफ लेके जा रहे हैं। ग्लोकल का एक अच्छा वहाँ पे मॉल बना था, तो उनको आइडिया दी कि आप इसको कनेक्टिविटी कर लीजिए, हमारा भी रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक जो आपके यहाँ आएगी परचेसिंग शॉपिंग के लिए, तो वो स्टेशन से ही आएगी, आपका फुटफॉल बढ़ेगा, हमारा फुटफॉल बढ़ेगा, साथ में आपका नाम भी हो जाए। तो उन्होंने भी सेमी नेमिंग लिया ये। तो ऐसे हमारे कंसेप्ट चल रहे हैं, इससे रेवेन्यू आ रहा है। देन हमारी इंटरनल एडवर्टाइजमेंट है, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट है, ये हमारे कुछ कंसेप्ट गए हैं। अभी ये थोड़े से 2 पोटेंशियल जो है, शॉप्स और स्मॉल शॉप्स और एडवर्टाइजमेंट, ये हमारे थोड़े से लेस टैप है। ये इसलिए भी कि नागपुर में अभी उतना पोटेंशियल हर चीज़ का नहीं आया है बिजनेस का, कि एडवर्टाइजमेंट पोटेंशियल भी उतना बढ़े, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमारा एक 150 शॉप्स हमारे स्मॉल शॉप्स है, उसमें से हमारे 30% शॉप्स 25% के करीब, 20 से 25% शॉप्स हमारे उसमें चले गए हैं, जो धीरे धीरे अभी बढ़ते जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट में भी हमारा 10% का पोटेंशियल अभी गया है, लेकिन धीरे धीरे 10 से 20% तक गया है, वो भी धीरे धीरे टैप हो रहा है। तो नागपुर का जैसे परचेसिंग कैपेसिटी और बिजनेस पोटेंशियल बढ़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट उसी से रिलेटेड रहता है। तो नेचुरली वो एक जो लेस टैप है हमारा, वो हमारा आगे वो भी जाएगा। लेकिन हमने सबसे अच्छी प्रोग्रेस बड़े शॉप्स में की है, जो बिग कमर्शियल स्पेसेस हमारे यहाँ अवेलेबल थे। तो हमारे एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। हमारे पास वैसे 12 के करीब बड़े कमर्शियल स्पेसेस अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेट्रो का जो फ़ायदा हुआ है वो स्टूडेंट्स को ही हुआ है। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि हमारे यहाँ 2 ऐसी अहम इंस्टीट्यूट, 3 इंस्टीट्यूट हमारे आए हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यहाँ पे अपने झांसी रानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में, वहाँ पे एक न्यू एकेडमी करके उन्होंने उनका ट्यूशन क्लासेस खोला था। तो लोगों को ये आइडिया आती है। तो जैसे उनका तो छोटी एकेडमी थी, अभी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा डेवलप किया है, लेकिन वो आइडिया लेते हुए आईकैड जैसे इंस्टीट्यूट को ये पटा। तो आईकैड ने छत्रपति में हमारा एक अच्छा 6000 स्क्वायर फीट का एरिया ले लिया, और उनके 1000 स्टूडेंट आना जाना शुरू कर दिए। आगे उनका पोटेंशियल 3 से 4000 स्टूडेंट का है, जो हमारे लिए कैप्टिव राइडर्स भी हो गए और हमारी कमर्शियल डेवलपमेंट भी हो गई। और इसके कई सारे मायने हैं। उनके लिए भी एक अच्छा है कि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं पब्लिक को, कि आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप मेट्रो से आइए, सेफ्टी आइए, पोल्यूशन फ्री,
मतलब ग्रीन मेट्रो से आइए और साथ में एक्सीडेंट फ्री सेफ्टी से आइए। ये दो चीज़ों से एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। एक आईकैड आई है हमारे यहाँ जेपी नगर में, एक बड़ा इंस्टीट्यूट आया है स्किल यूनिवर्सिटी का जी। तो स्किल यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे हमारे 2 फ्लोर लिए हैं, 15,000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया है। वो शुरू होने जा रहा है। वहाँ पे 7-8 हज़ार बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, ये आना जाना शुरू हो जाएंगे। और एक हमारा कन्वेंशनल सेंटर हमारा जो फंक्शंस के लिए हमने बनाया था एयरपोर्ट साउथ में, वो एक हमारा चला गया है। तो ये दोनों तीनों जो हमारे बड़े बड़े जगह गए हैं, तो 2-3 करोड़ का हमारा रेवेन्यू 2 करोड़ के आसपास इन्हीं से जनरेट हो रहा है। ऐसे हमारे प्रजापति नगर में हमारा एक बहुत बड़ा 26,000 स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर है, 13-13 हज़ार के। वो भी इन फ्यूचर में ऐसा ही कई किसी को प्रोजेक्ट करके हमारे जाएंगे। तो ऐसे जो बिग कमर्शियल स्पेसेस है, ये हमारे सक्सेसफुली जा रहे हैं। स्मॉल में भी हमारा धीरे धीरे जाएगा। जैसी ये राइडरशिप, इंडिविजुअल स्टेशंस की जब राइडरशिप बढ़ेगी ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ दिस मल्टी मोडल इंटीग्रेशन, तो हमारे स्मॉल शॉप्स और स्मॉल एडवर्टाइजमेंट भी हमारी काफ़ी इसमें निकलेगी। बड़े विस्तार से आपने सारी चीज़ों को बता दिया और मुझे लगता है कि जो संदेह भी किसी के मन में अगर होगा कि किस तरीके से नागपुर मेट्रो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, इसको लेके भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है उसकी पूरी जानकारी आपने जो बताया उसके माध्यम से मिली होगी। लेकिन फिर भी एक ये है कि फाइनेंशियल स्थिति क्या है महा मेट्रो की या नागपुर मेट्रो की, इसको लेके भी बहुत सारी बातें जो हैं वो होती रहती है। मुझे लगता है कि आपने तो जो सारी चीज़ें बताई दिया कि 28-29 में नागपुर मेट्रो इस स्थिति में होगी कि EMI जो है वो उसको भरने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल स्थिति मौजूदा दौर में आखिर महा मेट्रो की, नागपुर मेट्रो की किस तरीके से, उसको अगर आप ब्रीफ कर पाएँ। दोनों प्रोजेक्ट का अगर देखते हैं, जैसे महा मेट्रो, पूना मेट्रो और नागपुर मेट्रो, दोनों ऑपरेशनल प्रॉफिट में है। ऑपरेशनल प्रॉफिट थोड़ा सा शुरू में इसलिए भी आ रहा है कि अभी हमारे DLP पीरियड चल रहे हैं, तो मेंटेनेंस हमारा कम है, जो सिस्टम चल रही है। 1-2 साल में हमारे जो मेंटेनेंस शुरू हो जाएंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, बट जो खर्चे बढ़ रहे हैं उसके साथ हमारे रेवेन्यू बढ़ाने के प्लान रेडी है, जो अभी जो मैंने विस्तार से बताया। तो जो ऑपरेशनल प्रॉफिट का ट्रेंड हमने इस साल से शुरू हुआ है 23-24 से, वो बरकरार रहेगा। मतलब ऑपरेशनल लॉस में हम नहीं जाएंगे, ये हमें पक्का लग रहा है। बिकॉज हमारा रेवेन्यू, फेयर बॉक्स रेवेन्यू भी राइजिंग ट्रेंड में है, और नॉन फेयर बॉक्स जो मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको बताया, ये भी उसी ट्रेंड में है। पूना में भी यही ट्रेंड चल रहा है, पूना में भी यही। और पूना में तो और भी बिजनेस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो पूना में तो शुरू से ही दिक्कत नहीं आनी है। यहाँ में शुरू के 2-3 साल ये दिक्कत आई थी, क्योंकि हमने तो ऑपरेशन 18-19 में ही छोटे स्केल पे शुरू किया था, फिर 21 में ऑलमोस्ट बड़े स्केल पे हुआ था। तो 21-22 वगैरह में हमारा थोड़ा सा और कोरोना का भी इफेक्ट था, तो 22-23 तक थोड़ा सा ये ट्रेंड निगेटिव रहा। 23-24 से हम पॉजिटिव में चले जा रहे हैं, और ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। ऑपरेशनल प्रॉफिट हमारा 100% बरकरार रहेगा। साथ में जो लोन रिपेमेंट को लेके जो मैंने कंसेप्ट बताया, वो भी हमारा जो है 3-4 साल में वो भी कंसेप्ट इसमें डेवलप हो जाएगा ड्यू टू ऑल अदर सोर्सेस। और बाद में ये कंसिस्टेंटली जो है मेट्रो, अभी महा मेट्रो जो है वो मुझे लगता है कि कभी लॉस में नहीं आएगी, बिकॉज जो बाकी भी नॉन फेयर बॉक्स के जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हुई है, स्टैम्प ड्यूटी से लेकर TOD तक, ये सारी उसमें कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो कोई भी महाराष्ट्र की जो मास ट्रांजिट सिस्टम जो हम बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आगे भी 1-2 प्रोजेक्ट हमारे उसमें है, ये अभी लॉस में नहीं जाएंगे, ये पक्का हमें लगता है। इस तरीके की आप लोगों को जो है वो पूरी आशा है, और इस दिशा में जो है वो आप आगे बढ़ेंगे। फेज़ 2 के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो भी शुरू हो गया है। जो कमर्शियल एस्पेक्ट फेज़ 1 के साथ में जो आपने गिनाए हैं, फेज़ 2 के साथ में भी क्या इस तरीके से होंगे, और वो ये प्रोजेक्ट जो है पूरा फेज़ 2 वाला, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए क्या एक गोल सेट किया महा मेट्रो ने? जी, नागपुर फेज़ 2 सैंक्शन हुआ था अभी कुछ समय पहले ही, तो 2027 तक का उसका टारगेट है जी। ये चारों तरफ जो नागपुर फेज़ 1 चल रहा है उसी का एक्सटेंशन है, 40 किलोमीटर का, 32 स्टेशन उसमें आ रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि चारों तरफ कनान, ट्रांसपोर्ट नगर, बूटीबुरी और हिंगना PSC, यहाँ तक ये जाल बिछाया जा रहा है आगे, और 27 तक का इसका टारगेट है। इससे भी नागपुर के पेरिफेरल एरिया से जो नागपुर में लोग आते हैं उनके लिए, अभी तो हम सिर्फ नागपुर के अंदर की बात कर रहे थे,
अब जो कन्हान कामठी से लेकर हिंगना बुटीबुरी तक की बात जो है, ये सारे बाय रोड ट्रैवल करते हैं, पर्सनल ट्रांसपोर्ट से करते हैं। ये सारी चीज़ों में उनको ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होंगी एडा रेडशिप में। और जो फेज़ 1 में हमने नॉन फेयर बॉक्स के कंसेप्ट रखे थे, वही कंसेप्ट हम फेज़ 2 में भी रख रहे हैं। वहाँ पे भी टीओडी नोटिफिकेशन वगैरह अभी जारी होने जा रहा है। तो जो ये आगे बढ़ते जाएगा मेट्रो का जाल, उसमें यही प्लानिंग, यही प्रोसेस हम अपनाएंगे, ताकि आने वाले सारे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये नुकसान में ना रहे, ये फायदे में ही रहे, और पब्लिक को इसका खास करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। तो फेज़ 2 भी हमारा अभी अच्छे से जोरों से चल रहा है। पूना में भी एक एक्सटेंशन हमारा अभी सैंक्शन हो चुका है, वहाँ पे भी जोरों से चल रहा है। आगे के भी कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि महा मेट्रो को जो मैंडेट दिया था कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में जाल बिछाना है, उसके लिए महा मेट्रो काफ़ी अभी अग्रसर हो रही। अच्छा, एक राइडरशिप का लक्ष्य क्या रखा गया है कि कितना लक्ष्य जो है वो मेट्रो की जो परियोजना है उसमें नागपुर मेट्रो में रोज़ाना इतने लोग सफ़र करें? और एक सवाल आपसे ऐसा है कि क्या अब भी आपको ऐसा फील होता है कि नागरिकों में ये धारणा है क्या मेट्रो को लेके कि भाऊ कशाला मेट्रो हवी, आपल्याला इथेच तर जायचं आहे, आपल्याकडे बाईक आहे? तो ऐसी धारणा है क्या, ये वो चेंज हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि एक जो है, एक तो मेट्रो को हम देख रहे हैं, लेकिन इन दिनों में नागपुर में एक और चर्चा जो हो रही है, मुझे लगता है कि बीते 3-4 सालों में ये बहुत ज़्यादा हो रही है ट्रैफिक को लेके। सड़कों पर जिस तरीके से ट्रैफिक जाम लगता है, और ख़ासतौर से ऑफिस जाने के समय में और ऑफिस से निकलने के समय में, इसके कई कारण हो सकते हैं कि जो विकास काम शुरू हैं उसकी वजह से भी है। पर यह भी देखा गया है कि उत्सवों के दौरान या किन्हीं खास कार्यक्रमों के दौरान ट्रैफिक जाम एक रूटीन समस्या सी हो गई, आम बात हो गई है नागपुर शहर में। तो उसके लिए बेहतर विकल्प तो मेट्रो साबित हो सकती है। तो क्या धारणा लोगों की बदलती हुई आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि पिछले साल अभी हाल ही में जो महा मेट्रो के एमडी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर नागपुर के से ज़्यादा पुणे की जनता ज़्यादा अवेयर दिखाई देती है और वो इसके इस्तेमाल को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रसर भी दिखाई देती है। नाही, जैसे अभी आपने कहा की कशाला मेट्रो, किक मारली की निघालो, हा कन्सेप्ट नागपूरमध्ये सुरुवातीपासून आहे। पण जिस तरीके से एमडी साहब ने, आर्डिकर साहब ने उस दिन आपको ये बताया था, तो ये कंसेप्ट उन्होंने और फोर्सफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआत करी है। क्योंकि चूँकि वो यहाँ पे मतलब आर्डिकर सर यहाँ पे कमिश्नर रह चुके हैं, और वो रह चुके हैं, तो उनको सिटी की पूरी आइडिया है। साथ में वो पीसीएमसी के भी कमिश्नर रह चुके हैं, तो उनको पुणे की भी पूरी आइडिया है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो एक अहम हिस्सा होता है किसी भी कारपोरेशन का, वो उन्होंने अच्छे से सक्सेसफुली डील किया है। और कई सारे साइकिल ट्रैक वगैरह उनके टाइम में यहाँ पे बने थे। तो ये मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है, इन पे वो काफ़ी फोकस रख रहे हैं। तो जैसे आपने बोला था कशाला मेट्रो जो कंसेप्ट नागपुर में है, पुणे में थोड़ा सा कम है ये वाला, ये चीज़ों को उन्होंने मतलब टैप किया, इसके ऊपर ध्यान देने का और ज़्यादा फोकस किया कि मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, फीडर सर्विसेज, ये सारी चीज़ों को पब्लिक में लेके जाओ। क्योंकि ये जब तक हम नहीं बताएंगे किसी भी चीज़ को, कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ है, हमने योगा भी जो है जब तक पब्लिक को नहीं बताया, पब्लिक ने नहीं एक्सेप्ट किया। जब उसको फोर्सफुली और अच्छे खासे प्रचार प्रसार के साथ हुआ, तो अब उसको अपना के लोग उसके फायदे भी ले रहे हैं। तो अच्छी भी चीज़ रही तो भी बतानी पड़ती है लोगों को। तो ये अच्छी चीज़ जो है नागपुर में ज़्यादा बतानी पड़ रही है, पुणे में थोड़ी कम बतानी पड़ रही है, लेकिन बताना पड़ता है। इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट है हमारा एमएमआई डिपार्टमेंट, ये उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। और इसके ऊपर उनके मतलब अच्छे निर्देश है कि इसी को आप फोकस करिए। इस तहत हम जो है एनएमसी के साथ कई चीज़ों में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी के जो नई सीईओ है सौम्या शर्मा जी, उन्होंने अभी एक मीटिंग 2-3 दिन पहले ही ऑर्गेनाइज की थी कि उनकी ऐप चलो ऐप उनकी चल रही है और हमारी महा मेट्रो की ऐप, इसमें कैसा सिंक्रोनाइजेशन हो कि लोग हैसल फ्री ट्रैवल करें। हमने ये भी कंसेप्ट निकाला है कि वन जर्नी ऐप, ये हम क्रिएट करने जा रहे हैं कि लोगों को उसी ऐप से, फॉर एग्जांपल मैं त्रिमूर्ति नगर से निकल रहा हूँ और मेरे को वर्धमान नगर जाना है, तो नेचुरली त्रिमूर्ति से वर्धमान तो कोई एक सिस्टम है ही नहीं जी, मेट्रो भी नहीं है जी, सीधी तो त्रिमूर्ति से सुभाष नगर कैसे आऊँ, सुभाष नगर से
अग्रसेन या चितारौली कैसे जाऊँ और चितारौली से मेरे को वर्धमान का क्या मिलेगा। तो ये जो 2-3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको यूज करनी है वो उसी ऐप में आ जाए, पता चले उसको कि ऐसे ऐसे जाना है, ये चीज़ें अवेलेबल है। इस टाइप के वन जर्नी ऐप के हम एफर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि पब्लिक को बताना बिल्कुल ज़रूरी है और वो एफर्ट हम बहुत कर रहे हैं। हम मेट्रो संवाद ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, हर इंस्टीट्यूशंस में जाके हम मेट्रो संवाद कराते हैं, उनको बताते हैं कि आपका जो मास राइडर है वो ग्रुप में आए हमारे। लास्ट माइल फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी को हमने काफ़ी अहम ये दिया है, मतलब जोर दिया है कि लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे राइडर को अवेलेबल किया जाए। तो पब्लिक को बताना पड़ता है और बता रहे हैं और पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है। तभी आप देखिए कि मतलब 1 लाख की राइडरशिप नागपुर में क्रॉस करना मतलब लोगों को नहीं लगता था, बट जा रही है अभी। एक अच्छा दृश्य तो इस गणेशोत्सव में भी देखने को मिला कि जब चितारौली से लोग गणेश जी की मूर्तियां मेट्रो में लेके अपने अपने घरों तक पहुंचे, तो ये भी बड़ा अच्छा जो है वो दृश्य हमें दिखाई दिया। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, मुझे लगता है कि लगभग सारी बातें आपने बहुत डिटेल में बता दी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कोई भी जो इस तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसको प्रॉफिट में आने के लिए एक लंबा समय लगता है और ये एक सतत प्रक्रिया है कि मतलब क्योंकि आपको लोगों को इसके साथ में जोड़ना है और कनेक्ट करना है। तो संभावना ये भी है कि अभी फेज़ 2 आ रहा है तो भविष्य में फेज़ 3 भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेट्रो को लेकर अगर कुछ भी अब भी प्रश्न चिन्ह होंगे तो वो भी मुझे लगता है कि वो डाउट्स और प्रश्न जो है वो उसका निराकरण एक तरीके से होगा। एक अंतिम सवाल आपसे चलते चलते मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मेट्रो से जुड़ना चाहता है या उसका फ़ायदा लेना चाहता है या किसी तरीके की क्यूरीज होती है, तो वो क्यूरी आप लोगों तक किस तरीके से पहुंचाई जा सकती है और उसका निराकरण किस तरीके से, उसके लिए क्या व्यवस्था विकसित की है, ये आप चलते चलते अगर बता दें हमारे। बिल्कुल, ये पब्लिक इंटरेक्शन का आपने सवाल किया, उसके पहले बता दूं कि महा मेट्रो का जैसे आपने बताया तो ये निरंतर प्रक्रिया है और ये निरंतर प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। जैसे नागपुर हो गया, नागपुर फेज़ 1 फेज़ 2 हो गया, पूना फेज़ 1 कंप्लीट हो रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है, ठाणे हमारे पास अभी आ गया है, ठाणे का इनॉग्रेशन भूमि पूजन अभी नेक्स्ट 2 वीक में होने का चांस है और नवी मुंबई हम चला रहे हैं। नवी मुंबई का ऑपरेशन हमारे पास है, बचा हुआ पार्ट जो था वो हमने कंप्लीट करके नई मुंबई का भी ऑपरेशन हमारे पास है और कुछ ऐसे डिपॉजिट वर्क्स भी हमारे पास है। तो एज ए होल महा मेट्रो जो है, जो मैंडेट शुरू में दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने, ये बनाई थी महा मेट्रो 2014-15 में इसका ये हुआ था। तो तब से जो ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है, तो ये निरंतर प्रक्रिया महा मेट्रो के डेवलपमेंट की कि इतने प्रोजेक्ट्स इसमें आगे और बढ़ती जा रहे, ठाणे नवी मुंबई को अगर लेते हैं तो ये प्रक्रिया हमने पब्लिक से इंटरेक्ट करके ही, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जो बोलते हैं आप, इसके साथ ही हमने आगे बढ़ाई है। ये जो चीज़ें मैंने बताई, आपका क्वेश्चन जो था मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन उसका ये मतलब ये है, भूमिका है कि प्रोजेक्ट भी जो आगे सैंक्शन हुए ठाणे से लेकर और नई मुंबई का यहाँ आना, ये भी पब्लिक कंसल्टेशन से ही हुआ है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके पास जो पब्लिक के फीडबैक जाते थे, हमारे पास जो फीडबैक आते थे, ये जो हम उनको पहुंचाते थे, इसके तहत जो है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है बाद में कॉइन किए गए, महा मेट्रो को मिले, ये आगे जा रहे। तो हम पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक इंटरेक्शन को हम मतलब अहम सोच के रखे हैं। तो ये सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं, जो डे टू डे ऑपरेशन है, डे टू डे लोगों की तकलीफें है, उसके लिए भी हमने एक महत्वपूर्ण इस पे हमने जोर दिया है। तो वो हमारे सोशल मीडिया चैनल जो है हमारे सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलराइज है इसमें। जो हमारा फेसबुक पेज भी जो है 13-14 लाख के उसकी फॉलोअरशिप हो गई है। लेकिन हमने उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर हमने कंप्लेंट की चीज़ें दर्ज करने के लिए लोगों को फैसिलिटी दी है। हमने अपनी हेल्पलाइन डेवलप की है जिसमें लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, कुछ भी लोगों को अच्छी चीज़ें रही वो भी बताती है, कुछ कंप्लेंट्स है उनके वो भी बताते हैं। हमने हर स्टेशन में सजेशन बॉक्स रखा है और उसको हर दिन हम खोलते हैं, उसमें जो इनपुट्स आए, लोगों की कंप्लेंट आई, वो सारी चीज़ें
उसका एनालाइज करके उसकी हमारे यहाँ सिस्टम भी है। इवन फेलियर को भी जो लोगों को नहीं पता चलती कि फॉर एग्जांपल ट्रेन में कुछ फॉल्ट हो गया, उनको क्या पता कि इसमें क्या हुआ होगा, बट वो हमारी इंटरनल सिस्टम है कि कहीं पे सिग्नलिंग में कुछ गड़बड़ हुई थी या ट्रेन में कुछ हुई थी, तो उसके रेड फ्लैग्स हमें रेड अलर्ट जनरेट होते रहते हैं। उसके लिए हमारा एक ऑपरेशनल सेंटर है मेट्रो भवन में, वहाँ से उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। वहीं पे हमारा हेल्पलाइन सेंटर है, वहाँ पे जो पब्लिक की रिपोर्टिंग आती है, कंप्लेंट्स आती है, वो सारी एनालाइज की जाती है। और उससे भी ज़्यादा मतलब हम लोग भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है। आपके जैसे लोग हैं, नागपुर में हम इतने लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। हमारे एमडी भी जो है दोनों जगह वो कॉरपोरेशन को, पब्लिक यूएलबीज को हेड कर चुके हैं। उनके भी कई सारे कॉन्टैक्ट्स है। तो हमारे जो इनफॉर्मल सोर्सेस है हमारे पास, वो भी कई सारी चीज़ें कंप्लेंट्स के तौर पे आते हैं हमारे लेवल पे भी। हमारी इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ तो है ही है, सिस्टम तो है ही है, हेल्पलाइन से लेकर वेबसाइट और बाकी सोशल मीडिया, बट हम खुद भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व है। हमारी तरफ भी कोई चीज़ आती रहती है तो वो भी हम रिड्रेसल के तौर पे ये चलाते हैं। तो पब्लिक इंटरेक्शन हमारा, मेट्रो संवाद हमारे चलते हैं, तो पब्लिक इंटरेक्शन को हमने सबसे टॉप पे रखा है शुरू से, और उसको हम रिस्पॉन्ड भी उसी तरीके से करते हैं। अभी भी अगर मैं मतलब इसी माध्यम से नागपुर की जनता को आह्वान करता हूँ कि किसी भी तरीके के कोई भी कंप्लेंट हो, मेट्रो के लिए कोई सुझाव हो, सजेशन हो, वो डायरेक्ट ये हमारे इंस्टीट्यूशनलाइज जो सिस्टम से उसके थ्रू दे सकते हैं। हमें डायरेक्टली भी दे सकते हैं। मेट्रो भवन में हम कई सारे ऐसे इंटरेक्शन रखते हैं, हमें डायरेक्टली भी कई सारे चीज़ें होती है। कई नौकरियों के लिए कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन रहती है, वो हम प्रेस में ये करते रहते हैं पब्लिश की, लोगों के गलत झांसे में मत आइए। तो वो झांसे में बहुत चलते हैं, ये कई सारी चीजें मतलब शुरुआत में बहुत चल रहे थे लोगों में, ये सोसाइटी के हिस्से है, ये सब चलते रहते हैं, ये सब सारी चीजें तो हम पब्लिश करते रहते हैं कि ऐसा कोई नहीं, सारी चीजें वेबसाइट पे आती है हमारे यहाँ, उसी पे विश्वास रखिए। कहीं पे भी कोई इंटरेक्ट मत करिए। कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में कोई इंटरेक्ट करना है, उसके लिए हमने फ़ोन दे के रखे। कहीं पे पब्लिक में किसी बीच में किसी में बोलने की ज़रूरत नहीं, सीधा मेट्रो भवन में आके बात करिए। ये सारी हम पब्लिश करते रहते हैं सो दैट लोगों से डायरेक्ट 1-to-1 कांटेक्ट रहे। और वो हमने प्रोजेक्ट स्टेज से लेकर अभी ऑपरेशन स्टेज तक हमने मेट्रो संवाद जैसे चीज़ों से और ऐसे हेल्पलाइन सेंटर से हमने बरकरार रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए। तो मुझे लगता है कि न केवल प्रॉफिट के बारे में चर्चा होनी चाहिए, बाकी और जो सारी चीज़ें हैं और जो सुविधाएं हैं, इससे भी ये भी कहीं ना कहीं जो शहर के विकास को और बेहतर स्वरूप देने में मददगार कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। वैसे प्रॉफिट की अगर बात आए तो शायद मेरे ख्याल से दिल्ली मेट्रो को इतने साल हो गए, पर वो भी आज तक प्रॉफिट में नहीं आई, और 4-5 साल में हम पब्लिक नागपुर मेट्रो सिस्टम जो है वो इजी नहीं है प्रॉफिट में आना, और नागपुर मेट्रो के हम प्रॉफिट की चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।